वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाठ्य योजना की। ये जो पाठ्य योजना है वो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी की है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर उनको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सभी मतलब क्लासेस की प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी, जैसे कि 6 की सोशल स्टडी की, 7th की सोशल स्टडी की और 8th की सोशल स्टडी की। मैं रातों को जागी हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोग लेसन प्लानिंग करने के लिए रातों में जागें, ठीक। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ें मैं बता दूँ, ठीक। तो ये सीक्वेंस है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मतलब इस तरीके की लेसन प्लानिंग कर ली, और तो फिर अगर एग्जामिनर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। देखिए बात ये होती है ना कि हम अपना 100% नहीं देते। आप अपनी लेसन प्लानिंग में बिल्कुल 100% डाल दीजिए। भले ही आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, पहला प्लान गलत होगा, दूसरा प्लान गलत होगा, लेकिन आप पहले रफ पे बना के देखिए, उसके बाद देन आप फेयर कीजिए, ठीक है। या फिर जो भी कॉलेज के इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है, या फिर सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों का फॉर्मेट अलग होता है। तो आप मतलब उनके रूल्स को ही फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल तो ये वाला जो लेसन प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो मतलब सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने डेट डाली है, आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको श्याम पट पे उल्लेखित करनी है। आप क्लासरूम में जाएंगे, सबसे पहले आप डालेंगे बोर्ड पे, ऐसा एक कॉलम बनाएंगे, उस पर लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। दिनांक जो भी होगी, दिनांक उस दिन आप जिस दिन पढ़ाने गए होंगे तो उसकी दिनांक डालेंगे, जो भी क्लास में गए होंगे उस क्लास को डालेंगे, जो भी सेक्शन होगा उसको डालेंगे। कालांश का मतलब जो भी पीरियड में आप पढ़ाने गए होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी पीरियड होगा आपका, उसको डालेंगे। एंड 35 मिनट्स आपको पढ़ाना है लगातार। आपकी इसी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको लेसन प्लानिंग करवाई जाती है कि आप लगातार बोलने की आपकी जो हैबिट है, या फिर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है तो आप उसको आंसर कर सकें। ये वाली हैबिट आपको डालने के लिए ही, ये चीज़ आप में इंक्रीमेंट लाने के लिए ही क्या किया जाता है, लेसन प्लानिंग करवाई जाती है। जैसे कि आप वहाँ खड़े होकर सोचे ना कि क्या पूछना है या क्या बताना है। आपको कुछ डिलीवर करने के लिए भेजा गया है और आप बच्चों को अच्छा देखें हैं, इसलिए लेसन प्लानिंग की जाती है। अब यहाँ पर विषय आप डाल सकते हैं सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत उप विषय, ये सारी चीज़ें जो श्याम पट है उस पर उल्लेखित होंगी। तो आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डालिएगा, साथ में विषय डालिएगा सामाजिक विज्ञान, उप विषय डालिएगा भूगोल, प्रकरण डालिएगा संसाधन। आज हम संसाधनों का, जो कि 8th क्लास का पहला चैप्टर है, उसको देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य हमारे कुछ हैं, जैसे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर हो सकेगी। ये जो सामान्य उद्देश्य हैं सभी में सेम रहते हैं, मतलब सभी में आप एकदम बिल्कुल एक जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी बात से कुछ ऐड कर सकते हैं, इसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं उसमें चैप्टर से रिलेटेड जो उसे नॉलेज मिलने वाली है, उसमें क्या इंक्रीज होने वाला है या फिर वो क्या सीखने वाला है, उसको रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लगभग 10 रखते हैं जो भी सामान्य उद्देश्य है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आपके कॉलेज में क्या कहा जा रहा है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे बनाएंगे तो सच में आपको मतलब फायदा मिलेगा, नहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला, देखिए तो छात्रों को भूगोल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का जो है ज्ञान प्रदान करना, ठीक। अब देखिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं बच्चे उसको समझ सकेंगे, या फिर मतलब क्यों उनको जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है, उससे उनका क्या विकास होगा, ये सब इसमें इंक्रीज किया गया, मतलब डाला गया है। अब दो कह रहे हैं छात्रों को का सामाजिक और मानसिक विकास होगा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना, छात्रों में तार्किक एवं जो चिंतन है उसका विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में समस्या समाधान का विकास हो सकेगा, छात्रों में सामाजिक अध्ययन द्वारा अभिव्यक्ति का विकास हो सकेगा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत हो सकेगी। तो ये हमारे थे सामान्य उद्देश्य। अब देखिए जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं उसको मैंने एक ही लिखा है, कहीं कहीं जो कॉलेजेस होते हैं उसमें जो है वो कहा जाता है कि 3 लिखिए या 2 लिखिए, लेकिन यहाँ एक लिखना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक में काम हो जाना चाहिए। मतलब आपका कह रहे हैं विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण कर सकेंगे तथा संसाधन के महत्व को समझकर लोगों को भी अपने महत्व से परिचित करवा सकेंगे। अगला अगर हम देखें तो पूर्व ज्ञान आता है। देखिए पहले हमारा हमने श्याम पट कार्य जो भी करना था वो लिखा था, उसके बाद हमने सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, आपको सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य नहीं लिखने हैं,
मतलब बोर्ड पे जाके नहीं लिखने हैं। मैं ये भी बताती चल रही हूँ कि आपको क्लासरूम में कैसी प्रेजेंटेशन करनी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो यानी इसमें लिखा गया है कि छात्र अपने दैनिक जीवन से संबंधित प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सहायक सामग्री की बात है, तो विभिन्न संसाधनों को प्रदर्शित करते वास्तविक मॉडल। आप वास्तविक मॉडल में संसाधन से रिलेटेड कुछ भी दिखा सकते हैं। आप जो प्लास्टिक के जो फ्रूट्स होते हैं या प्लास्टिक की जो बास्केट में जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको दिखा सकते हैं, आप बाइक दिखा सकते हैं, या फिर कोई यातायात के साधन का कोई कार है या फिर कोई साइकिल है, इन सबको आप ले जाके बच्चों को क्लासरूम में दिखा सकते हैं। मतलब छोटे छोटे जो खिलौने नुमा उनके जो मॉडल हैं उनको दिखा सकते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, चौक का, डस्टर का, क्योंकि सभी संसाधन हैं तो उनका यूज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए प्रस्तावना आप कैसे निकालेंगे कि यह क्या है। आप किताब में पकड़े होंगे या फिर किसी बच्चे से कोई बुक रखी होगी वहीं पर, तो आप उठा के कहेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा कहेगा किताब है। उसके बाद यहीं से जोड़ना है या फिर मतलब रिलेट करता होना चाहिए। फिर दोबारा पूछेंगे कि ये क्या है, तो आपके हाथ में जो पेन होगा उसको दिखाते हुए कहेंगे ये पेन है, बच्चे कहेंगे कि ये पेन है। उसके बाद जो है कहेंगे ये जो किताब है या ये जो पेन है हम इनका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, आप खुद से कहेंगे। तो कहेंगे अच्छा, दैनिक जीवन में हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं तथा जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो बच्चे इस बात पे शांत हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप अपना उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों के मतलब फेस आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि बच्चों आज हम संसाधनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आप जो है शिक्षण बिंदु लिखेंगे। यहाँ जो आपका उल्टा हाथ है उधर के साइड पे आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे श्याम पट पे। तो उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे, पूछेंगे कि पेंसिल या पेन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो बच्चे कहेंगे लिखने के लिए। आप कुछ टाइम आपको लगेगा कि रटने की ज़रूरत पड़ रही है, बाद में जब आप एक सरसरी नज़र से देखना शुरू करेंगे तो आपको वो चीज़ आदत में आ जाएगी। तो आप सिर्फ एक बार भी लेसन प्लान को देख लेंगे तो आप बच्चों को अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। वो जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ऑलरेडी होंगे, लेकिन अगर आप बस एक बार आपको देखना होगा कि कैसे पढ़ाना है। तो आप दूसरा क्वेश्चन पुट करेंगे कि पेंसिल और जो पुस्तक है या अन्य वस्तुएं हैं वो संसाधन क्यों कहलाती हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो उसके बाद आप जो है स्पष्टीकरण देना शुरू करेंगे, या कुछ बच्चे बताते भी हैं तो उन्हें और मतलब प्रोत्साहित करें और मतलब अच्छा बताने की कोशिश करें। ये जो परिभाषा है वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड चिपकाया है। और जो चीज़ें हैं आप मतलब जो सूरज है या जो हवा है या जो जल है उसका चित्र मैंने श्याम पट पे बना के बच्चों को दिखाया था, मतलब चौक से ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि हर शिक्षण बिंदु के लिए अलग अलग आप TLM यूज़ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो आप मतलब ज़्यादा अच्छा आपका शिक्षण माना जाता है। तो आप पहले श्याम पट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर दोनों जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं, क्योंकि 3 शिक्षण बिंदु होना कंपलसरी है। 3 शिक्षण बिंदु से कम शिक्षण बिंदु होंगे तो वो लेसन प्लानिंग अच्छी नहीं मानी जा सकती। मतलब एक बार में आप बच्चों को 3 टॉपिक उसी से रिलेटेड आपस में रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे। देखिए तो आपने क्या लिखा है, परिभाषा लिख देंगे कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। ये वाली जो डेफिनेशन है वो बच्चों को आसानी से याद हो जाएगी कि अगर लाइफ में बच्चा कोई पूछेगा तभी वो आसानी से उसको याद रख सकता है, अपने माइंड में स्टोर करके रख सकता है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा स्पष्टीकरण है, कह रहे हैं साइकिल, सूर्य, हवा, पुस्तक आदि ये सभी क्या है, संसाधन है। सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है तथा संसाधन में आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो ऊपर ये जो हेडिंग्स थी उसको डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या डालनी है, यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु डालना है, यहाँ पे छात्र कथन डालना है, छात्राध्यापिका कथन डालना है, छात्र कथन डालना है और श्याम पट कार्य डालना है। उसके बाद जो है आप स्पष्टीकरण पे हम लोग पहुँचे थे, तो स्पष्टीकरण पे हम लोग पहुँचे थे, स्पष्टीकरणों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है या एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। छात्र वाले आप कॉलम में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बार बार विधियों को लिखने की जरूरत है, मतलब एक जैसी विधि रिपीट नहीं हो सकती। तो मैंने पहले में व्याख्यान विधि का यूज़ किया है, ठीक है। आप अगले शिक्षण बिंदु में व्याख्यान विधि ही नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको कोई और विधि प्रदर्शित करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि व्याख्यान कर रहे हैं अभी। फिर हम कह रहे हैं कि इसी में बताएंगे आगे कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश मूल्यवान नहीं है, बल्कि
मतलब मूल्यवान का मतलब है पैसे, मतलब कुछ सूरज के प्रकाश के लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। आप बच्चों को मतलब अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं। और लेकिन फसलों या फिर अन्य वस्तुओं के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। अब उसी में बताएंगे संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं या फिर भाग होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव कुल एक संसाधन है। तो यहाँ पे आप अच्छे से बताएंगे कि मानव प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, मानव संसाधन क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा प्राकृतिक संसाधन। इसमें फिर से आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आप जो कोई लकड़ी का सामान लेके गए हो या फिर मेज वहाँ लकड़ी की हो या कोई सामान ऐसा हो, तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है। फिर पूछेंगे तो मतलब जो भी चीज़ लकड़ी की होगी तो आप उसको तरफ इशारा करके पूछेंगे। तो बच्चे कहेंगे कार, मैं लकड़ी की कार लेके गई थी, तो लकड़ी की कार दिखा के मैंने कहा कि ये क्या है, तो बच्चे कहेंगे लकड़ी की कार है या कार है। तो कुल मिलाकर आपको लकड़ी तक लेके जाना है, तो लकड़ी तक आप लेके गए। उसके बाद लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार के संसाधन है, ये समस्यात्मक हो गया, यानी हम जो टॉपिक है उस पर आ गए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो जब बच्चों से पूछेंगे पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार के संसाधन है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे चुप हो जाएंगे। तो ये मैंने TLM का यूज़ किया था। ये मतलब मैं रियल ऑब्जेक्ट ले गई थी कि एक बास्केट थी, उसमें मैंने फ्रूट्स रख रखे थे, एक ऊँट था, एक गाय थी, एक हाथी था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों को दिखाई थी, क्योंकि ये सारे संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन है। अब स्पष्टीकरण आप देंगे जब बच्चे शांत हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आप श्याम पट पे भी लिख देंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, हवा, सूरज या फिर जो भी चीज़ें हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, ये आप बोलेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको बिना किसी परिवर्तन यानी किसी संशोधन के बिना ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जल हो गया, जल का हम लोग ऐसे ही मतलब ले लेते हैं, सूरज की रोशनी ऐसे ले लेते हैं, वायु, मृदा, खनिज, तो ये सब क्या है, तो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जल, पेड़ पौधे तथा मानव स्वयं भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो विधि यूज़ की है, पहले मैं व्याख्यान विधि यूज़ की थी और इसमें मैंने यूज़ की है प्रदर्शन विधि यूज़ की है। तो इसी में आप बताएंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय कौन कौन से होते हैं, कह रहे हैं कि इन संसाधनों की प्रकृति से पुनः, मतलब इन संसाधनों को प्रकृति से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम पवन को कितना भी यूज़ कर ले, उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा, मृदा यानी मिट्टी को भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बोर्ड पे भी लिख के बता देंगे कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। उसके टाइप बता देंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसे अनवीकरणीय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऐसे अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, इन संसाधनों को मतलब प्रकृति से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कई सालों लग जाते हैं, मतलब इन्हें बनने के लिए जो है वो कई साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखें तो मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि श्यामपट्ट को की तरफ मतलब इशारा करके कहेंगे कि किसके द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा। तो बच्चे कहेंगे मानव के द्वारा बनाया गया। जो शिक्षण सहायक सामग्री आप यूज़ कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा करके कह सकते हैं कि ये किसने बनाया है, तो वही आप कहेंगे मानव ने बनाया है। या पंखे की तरफ इशारा करके कह सकते हैं किसने बनाया है, चौक की तरफ, डस्टर की तरफ करके बनाया, तो सब मानव नहीं है, प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करके उसने बनाया है ना, तो बच्चे कहेंगे। फिर कह रहे हैं मानव द्वारा बनाए गए संसाधनों के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए फिर से वही टॉपिक आ गया, तो बच्चे चुप हो जाएंगे। अब यहाँ मैंने विधि यूज़ की है प्रश्नोत्तर विधि। पहले मैंने व्याख्यान विधि लिखी थी पहले शिक्षण बिंदु में, दूसरे शिक्षण बिंदु में मैंने लिखी थी प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन का कार्य हो रहा था। आप कहेंगे आपने TLM तो तीसरे में भी यूज़ किया, लेकिन आप नहीं लिख सकते, तो तीसरे में मैंने प्रश्नोत्तर विधि दे दी है। फिर आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, ये सारे रियल ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो कह रहे हैं लेकिन TLM लगाना ज़रूरी होता है, तो मैंने लगा दिया था। अब कह रहे हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन क्या कहलाते हैं, तो मानवीय संसाधन कहलाते हैं, ये आप बोलेंगे बच्चों को। फिर कह रहे हैं मानव निर्मित संसाधन में प्राकृतिक वस्तुओं के मूल रूप को बदल दिया जाता है। मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ को काटा, आप समझा सकते हैं अच्छे से कि जैसे पेड़ को काटा, पेड़ को काटने के बाद हम सोफा बना दिया। ठीक, कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं काटने के बाद लुगदी से क्या करें, कागज बना दिया। तो ऐसे ही प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग कर मानव संसाधन मतलब का विकास करता है। अब ये चीज़ें आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं के मूल रूप में बदलकर मानव अपने लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उन्हें ही मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब आप तीनों शिक्षण बिंदु पढ़ा लेंगे तो आप क्या कहेंगे, लेखन एवं निरीक्षण कार्य करेंगे। यानी इन तीनों टॉपिक की जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से लिख देंगे, जो प्रकार है उनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना वैसे ही आपको श्यामपट्ट पे बना देना है, जिससे कि बच्चे मतलब पूरा व्यू उनके सामने आ जाए निकल के, ओवरऑल व्यू वो समझ पाएँ। तो कक्षा जो अध्यापिका है वो श्यामपट्ट को जो कार्य है वो पुस्तिका में लिखने के लिए कहेगी जो डेफिनेशंस आपने लिख रखी हैं
बोर्ड पे, तो कहेंगे कि जो है बच्चों अपने कॉपी में लिख लीजिए, तो बच्चे ये सुनकर अपनी कॉपी में उतारना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न करेंगी और ये बोधात्मक प्रश्न हर शिक्षण बिंदु से होने चाहिए। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर बताइए, तो बच्चे बताएंगे। तो फिर पूछेंगे मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे। संसाधनों का हमारे लिए क्या महत्व है, तो बच्चे बताएंगे। उसके बाद गृह कार्य देंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप बोधात्मक प्रश्न के बाद करेंगे, बोधात्मक प्रश्न के बाद आप बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। ठीक है, बोधात्मक प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर भी लिखेंगे। उसके बाद आप दोबारा से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। जैसे आपने बोधात्मक प्रश्न किए, उसके बाद आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट लगाइएगा, श्यामपट्ट पे उनके उत्तर लिख दीजिएगा। श्यामपट्ट पे उत्तर लिख दीजिएगा, मतलब जो आप बोधात्मक प्रश्न कर रहे हैं उनके उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। स्वयं देने के बाद में दोबारा से बच्चों से क्वेश्चन कीजिए जो कि पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे, देन उसके बाद आप उनको गृह कार्य दे सकते हैं। हालांकि हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप बोधात्मक प्रश्न करें, और अगर बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप आंसर करने में उनकी मदद करें, और दोबारा से पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद में बच्चे आंसर करेंगे, और देन आप उसके बाद आप उनको गृह कार्य देंगे। ये आपका पूरा ही लेसन प्लान समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस लगातार लाती रहूँगी, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका फ़ायदा लगातार होता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।